चले जी बेटा। आज आप समझ लें कि हमारा प्रॉपर इकोनॉमिक स्टार्ट हो रहा है, जहां पर हम लोग चेंजेस इन मार्केट के टॉपिक को डिस्कवर कर रहे हैं कि मार्केट क्या होती है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये चीज़ों को बेटा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ज़रा यहाँ पे देखिएगा, एक सवाल है कि जी व्हाट इज मार्केट। बेटे मार्केट एक ऐसी जगह होती है, मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मिलते हैं। कंज्यूमर क्यों आता है? क्योंकि उसको कोई सामान खरीदना है। और प्रोड्यूसर क्यों जाता है? क्योंकि उसको कोई सामान बेचना है। ठीक है ना? तो मार्केट एक ऐसी पोजीशन है, एक ऐसी जगह है जहां पर कंज्यूमर प्रोड्यूसर आपस में मिलके चीजों को बाय और सेल कर रहे होते। ठीक है। अब ना व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम। ये जो आपके पास टर्म लिखी है ना बेटा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक लफ्ज से निकली है जिसका नाम है इक्वल। क्या नाम है? इक्वल। और क्या चीज यहां पर इक्वल होनी चाहिए बेटा? यहां पर आपकी डिमांड और आपकी सप्लाई, ये दोनों क्या होती हैं बेटा? ये दोनों आपकी होती हैं इक्वल। ये एक ऐसी स्टेज होती है वेयर योर डिमांड एंड योर सप्लाई इज इक्वल। अगर मैं डिमांड की बात करता हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं यहां पर कंज्यूमर को रेफर कर रहा हूं, कंज्यूमर। और अगर मैं सप्लाई की बात कर रहा हूं तो मैं यहां पे किसको रेफर कर रहा हूं बेटे? प्रोड्यूसर को रेफर कर रहा हूं। तो मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसी जगह है, मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसी पोजीशन है जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होते हैं। ठीक है। अभी तक हमने डेफिनेशन की सिर्फ इतनी लाइन कवर की है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसी जगह है जहां पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर। ठीक है। अब यहां पर जरा डायग्राम को देखो, और अब तक की जितनी नॉलेज हमने पढ़ी हुई है, रेवेन्यू, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, बेटा पूरी रेवेन्यू, पूरी हमने जो है अपनी थ्योरी को यहां पे डालना है। ठीक है ना? अब देखिएगा जरा बेटा, वाई एक्सिस पे आ गई है प्राइस, एक्स एक्सिस पे आ गई क्वांटिटी। ये आपकी डिमांड चल रही है जो कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। ये आपकी सप्लाई आ गई जो कि एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। बेटा हमने यहां पर ढूंढना है एक्स मैन, हमने यहां पर ढूंढना है एक्स मैन। एक्स मैन यानी कि वो पॉइंट जहां पर आपके पास एक्स बन रहा हो। तो बेटा एक्स मैन किधर बन रहा है आपके पास? यहां पर एक्स मैन बन रहा है। इस पॉइंट का मतलब यह है कि बेटा इस पॉइंट पे मेरी डिमांड और मेरी सप्लाई ये दोनों क्या है? बराबर। जब भी आपका एक्स मैन बन रहा होगा इसका मतलब है कि मेरी डिमांड और मेरी सप्लाई क्या है? बराबर है। यानी कि मेरा कंज्यूमर इतना सामान खरीदने को तैयार है, मेरा कंज्यूमर इतना सामान खरीदने को तैयार है, और मेरा प्रोड्यूसर इतना सामान बेचने को तैयार है। वापस से सुनो, मेरा कंज्यूमर इतना सामान खरीदने को तैयार है और मेरा प्रोड्यूसर इतना सामान बेचने को तैयार है। मेरा कंज्यूमर ये प्राइस पे करने को तैयार है और मेरा प्रोड्यूसर इस प्राइस पे सेल करने को तैयार है। मेरा कंज्यूमर इतनी प्राइस देना चाह रहा है और मेरा प्रोड्यूसर इतनी प्राइस देने के लिए तैयार है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि लेट से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ने अग्री किया कि ये पेंसिल की प्राइस है 10 रुपए। ठीक है। तो वो 10 रुपया क्या कहलाई जाएगी बेटा? इक्विलिब्रियम प्राइस। वो 10 रुपया क्या कहलाई जाएगी? इक्विलिब्रियम प्राइस। कंज्यूमर ने कहा कि भाई मुझे 5 यूनिट चाहिए, प्रोड्यूसर ने कहा जी मुझसे 5 यूनिट आप ले लो। ये क्या कहलाई जाएगी बेटे? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यानी कि डेफिनेशन क्या है? इक्विलिब्रियम इज अ पोजिशन ऑफ रेस्ट वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। एट दिस पॉइंट देर इज वन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड वन इक्विलिब्रियम प्राइस। अब फर्दर इस डायग्राम को बेटे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो जो हमारी पूरी थ्योरी हम लोगों ने अब तक पढ़ी है, रेवेन्यू, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, बेटा वो सब यहां पे हमने अभी डालनी है। अब यहां पे देखो बेटा, कंज्यूमर सरप्लस के लिए विलिंगनेस आ गई है पॉइंट ए, प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए विलिंगनेस आ गई है पॉइंट बी, रेवेन्यू के लिए यहां पे मैंने लिख दिया ओ। अब बेटा बात सुनो, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। आपके पास प्राइस क्या चल रही है? पी। आप कितना माल बेच रहे हैं? क्यू। तो प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्यू। तो बेटा मेरा ये वाला पोर्शन आपके पास क्या आ जाएगा? ये वाला पोर्शन आपके पास रेवेन्यू का आ जाएगा। ये वाला पोर्शन आपके पास रेवेन्यू का आ जाएगा। तो बेटा रेवेन्यू क्या बन रहा है? ओ, पी, ई और क्यू। तो आपके बेटे टी आर क्या आ जाएंगे?
वो आ गया ओ, पी, ई और क्यू। कंज्यूमर सरप्लस क्या था? मैक्सिमम अमाउंट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस एक्चुअल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है ना? और वो जहां पर ऑपरेट कर रहा है। तो बेटा ये वाला ट्राइंगल क्या बन जाएगा आपके पास? ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा कंज्यूमर सरप्लस, दैट इज ए, पी एंड ई। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या बना बेटा? ए, पी और ई, या पी, ए, ई, जो लिखना चाहो, कोई टेंशन नहीं। नाउ व्हाट अबाउट प्रोड्यूसर सरप्लस? लीस्ट अमाउंट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू एक्सेप्ट माइनस एक्चुअल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और जहां पर आप अभी ऑपरेट कर रहे हैं। तो बेटा ये ट्राइंगल क्या बन जाएगा आपके पास? प्रोड्यूसर सरप्लस, दैट इज पी, बी और ई। तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या बन जाएगा बेटा? पी, बी एंड ई। कोई परेशानी यहां तक? कोई प्रॉब्लम बेटा? सर इक्विलिब्रियम के मीनिंग में डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वल एंड देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज। हाँ हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। देखो चेंज वो फिर भी हो सकती है, कोई मसला बेटा? सारी बातें समझ गए अब तक की? अच्छा अब देखें जरा कि मैंने इसको एक्सप्लेन कैसे किया हुआ है। मैंने इसको एक्सप्लेन कैसे किया हुआ है? मैंने कहा जी एज शोन इन द डायग्राम, इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट ई वेयर डिमांड कर्व इंटरसेक्ट्स विद सप्लाई कर्व क्रिएटिंग एन इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है? वेयर डिमांड कर्व इंटरसेक्ट्स विद सप्लाई कर्व क्रिएटिंग एन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। रेवेन्यू आपके पास क्या आ रहा है? ओ, पी, ई और क्यू। ठीक हो गया? कंज्यूमर सरप्लस क्या आ जाएगा? पी, बी और ई। और प्रोड्यूस सरप्लस क्या आ जाएगा बेटा? पी, बी और ई। कोई प्रॉब्लम? बेटा हर एक चीज देखो, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूस सरप्लस वगैरह बताना बहुत जरूरी है। इसके एक्सप्लेनेशन में मार्क्स बेटा गिनते हैं एग्जामिनर। चलो हम लोग जरा अपनी डेफिनेशन को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने बात की जी यहां तक कि आपके पास वन इक्विलिब्रियम प्राइस है, वन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। आगे क्या लिखा हुआ है? इस पॉइंट पे ना ही आपके पास शॉर्टेज होगी और ना ही आपके पास सरप्लस होगा। ठीक है? ना ही आपके पास शॉर्टेज है और ना ही आपके पास सरप्लस है। अब बेटा मेरी बात सुनना, इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पर डिमांड एंड सप्लाई बराबर होते हैं। अगर तो डिमांड और सप्लाई आपका बराबर चल रहा है, इसका मतलब है कि आप कहां पर बैठे हुए हैं? इक्विलिब्रियम पे। बट इन केस अगर आपकी डिमांड और आपकी सप्लाई बराबर ना हो, अगर आपकी डिमांड और अगर आपकी सप्लाई बराबर ना हो, तो बेटा इस केस को हम लोग कहते हैं डिस इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं इसको? डिस इक्विलिब्रियम। जहां पर डिमांड एंड सप्लाई बराबर नहीं। और ऐसा केस जहां पर डिमांड एंड सप्लाई बराबर नहीं है, उसमें हमारे पास फर्दर दो चीजें निकल रही होती हैं। एक का नाम है शॉर्टेज और दूसरे का नाम है सरप्लस। ठीक है? एक कैटेगरी शॉर्टेज की होती है, एक कैटेगरी आपकी सरप्लस की होती है। अब ये कैसे काम कर रही हैं, आए जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटा हमारा जो अब कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम है डिस इक्विलिब्रियम। पहले हम लोग बात कर रहे हैं शॉर्टेज की। बेटा शॉर्टेज का मतलब होता है किसी भी चीज की मार्केट में कमी होना। शॉर्टेज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की मार्केट में कमी होना। यानी कि आपके पास मार्केट में डिमांड ज्यादा है, आपके पास खरीदार ज्यादा है, बट बेचने वाले लोग काफी कम हैं। आपके पास मार्केट में खरीदार ज्यादा हैं बट बेचने वाले लोग काफी कम हैं। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, एग्जांपल मास्क ड्यूरिंग कोविड। मास्क ड्यूरिंग कोविड। बेटा मेरी बात सुनना, जब कोविड नया नया आया था, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यार कोविड में हो क्या रहा है। तो एकदम से एक रिपोर्ट आई कि यार मास्क पहने, डिस्टेंस मेंटेन करें। आपके जो करीब अगर आप जाएंगे तो दूसरों को भी कोविड फैलने का डर है, तो लोगों ने मास्क पहनने शुरू कर दिए। अब बेटा देखो, प्रोड्यूसर लोगों को तो नहीं मालूम था ना कि मार्केट में मास्क की डिमांड इतनी बढ़ जाएगी कोविड की वजह से। उन्होंने तो जितना बना के रखा हुआ था वही बेच रहे थे।
प्रॉब्लम क्या हुई कि कोविड के टाइम पे मास्क की डिमांड बढ़ गई, लेकिन मास्क की सप्लाई क्या थी? कम। तो बेटा ये जो गैप हमारे पास बन गया है, इसे हम लोग कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम। इस गैप को हम लोग कहते हैं बेटा शॉर्टेज। किसी भी चीज की मार्केट में कमी होना इज नोन एज शॉर्टेज। शॉर्टेज के लिए एग्जामिनर दूसरा नाम भी इस्तेमाल कर सकता है, तो भाई परेशान मत होइएगा। अगर शॉर्टेज की जगह एग्जामिनर वर्ड यूज करता है एक्सेस डिमांड, तो मतलब एक ही है, ठीक है ना। एक्सेस डिमांड का वर्ड यूज कर ले या शॉर्टेज का वर्ड यूज कर ले, बेटा एक ही मतलब है कि आपकी डिमांड ज्यादा है और आपकी सप्लाई जो है वो कम है, ठीक है जी। अच्छा, अब जरा हम लोग इसको एक्समैन के हवाले से देखते हैं कि आपकी शॉर्टेज रिप्रेजेंट कैसे होती है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, मार्केट में किसी भी चीज की कमी होना। अब यहां पे देखो भाई, इधर आ गई प्राइस, यहां पर आ गई क्वांटिटी। देखो पहले तो आपने सिंपल सीधा सीधा सा एक्समैन बना दिया, ठीक है। ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ये आपके पास एक्समैन बन रहा है इक्विलिब्रियम ई, ये आ गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और बेटा ये आ गई आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है ना। ये आपका सीधा सीधा एक्समैन बन गया। अच्छा, अब सवाल ये है कि यार मेरे पास मेरे पास ये शॉर्टेज रिप्रेजेंट कैसे होगी। मैं कहता हूं कि लेट से फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास प्राइस लेवल चल रही है, ठीक है। प्राइस लेवल चल रही है लेट से 10 रुपए, मैं छोटा सा यहां पे लिख रहा हूं। प्राइस लेवल चल रही है कितनी? 10 रुपए। और 10 रुपए की प्राइस से बेटा कितना यूनिट बिकता है? 10 रुपए की प्राइस पे लेट से 100 यूनिट्स बिकते हैं। तो सप्लाई भी 100 की है, डिमांड भी 100 की है, ठीक है ना। हुआ ये बेटा कि मार्केट में प्राइसेस हो गई कम, मार्केट में प्राइस हो गई कम। तो जब मार्केट में प्राइस कम होगी तो लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ चैट में। लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से प्राइस कम होगी तो डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? डिमांड एक्सटेंड होगी। वेरी गुड। डिमांड लोग ज्यादा करेंगे ना, एक्सटेंड कर रहे होंगे। तो बेटा डिमांड पे क्या इफेक्ट आया? क्यूडी आपकी बढ़ गई। बट लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा? सप्लाई पे क्या हो रहा है भाई? सप्लाई आपकी गिर रही है। वेरी गुड, आपकी सप्लाई बेटे क्या हो गई है? सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। एक्सीलेंट। तो बेटा लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से डिमांड बढ़ी और सप्लाई क्या हो गई? कम। मैं कहता हूं कि लेट से 100 यूनिट थे ना पहले, 100 यूनिट थे। मैं कहता हूं कि लेट से भाई अब डिमांड 100 से बढ़ के हो गई है 150, और सप्लाई 100 से कम होके हो गई कितनी? 50। सही है। अब देखो बेटा प्राइसेस कम हो गई, प्राइस को आपने ऐसे कम किया, ठीक है, बस यहां पे लाके रोक दिया। प्राइस आ गई पी से P1। देखो बेटा मैं अपने डिमांड कर्व से इस प्राइस लेवल पे कहां टकरा रहा हूं? मैं अपने डिमांड कर्व से यहां पे टकरा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है कि इस रिड्यूस प्राइस लेवल पे जो अब कितनी चल रही है, जो अब चल रही है 5 रुपए, तो इस रिड्यूस प्राइस लेवल पे मेरा कंज्यूमर जब 150 यूनिट खरीदने को तैयार है, तो बेटा वो तो इसके आगे ही आएगा ना। तो इस रिड्यूस प्राइस लेवल पे मेरा कंज्यूमर जो है वो 150 यूनिट्स खरीदने के लिए तैयार है। यानी कि बेटा मेरी क्यूडी आ गई फ्रॉम Q2 ऐसा आगे की तरफ, और मैं आ गया पॉइंट ए पे। और बेटा जो ये डिक्रीज प्राइस लेवल है, ये सप्लाई पे कहां से टकरा रही है? सप्लाई पे यहां से टकरा रही है। ये डिक्रीज प्राइस लेवल सप्लाई पे यहां पे टकरा रही है। यानी कि मेरा प्रोड्यूसर सिर्फ कितना माल बेचना चाह रहा है? 50 यूनिट। तो बेटा जब मैं सप्लाई से यहां पे टकराऊंगा, मेरे पास एक नया पॉइंट इधर आ जाएगा कि मेरा प्रोड्यूसर भाई इतना माल सप्लाई करना चाह रहा है, QS। यहां पे मैंने लिख दिया बेटा पॉइंट बी। तो मार्केट में, आपकी मार्केट में QD से लेके QS तक आपके पास क्या क्रिएट हो जाएगी बेटा? आपके पास क्रिएट हो जाएगी शॉर्टेज। मार्केट में QD से लेके QS तक आपके पास क्या क्रिएट हो गई? शॉर्टेज। जहां पर कंज्यूमर 150 यूनिट मांग रहा है और प्रोड्यूसर खाली कितना बेचना चाह रहा है बेटा? 50 यूनिट बेचना चाह रहा है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम?
सर 5 मिनट नहा रहे, हाँ मैंने भी नमाज नहीं पढ़ी यार। हाँ बस यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, ये कॉन्सेप्ट कर ले, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को 5 मिनट का नमाज भी दूंगा, बस सिर्फ 5 मिनट का। सर यू कैन यू रिपीट द लास्ट थिंग अबाउट शॉर्टेज? बेटे लास्ट थिंग में ये थी कि देखें, आपके पास प्राइसेस कम हो गई, ठीक है, प्राइसेस कम हो गई, तो आपकी डिमांड आगे निकल गई और सप्लाई आपकी पीछे आ गई। पहले 100 डिमांड थी, 100 सप्लाई थी, अब डिमांड 150 हो गई है और सप्लाई कितनी है बेटा 50। तो आपके पास मार्केट में शॉर्टेज कितने से हो रही है? 150, 150 माइनस 50, कितने की शॉर्टेज आ गई है? 100 की। बेटा कोई प्रॉब्लम? सर वाई शॉर्टेज एंड सरप्लस अदर फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, वो आगे की कहानी है बेटा, वो अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहा, अभी मैं बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ। ये किसने पूछा था? आ, हमाद ने। हमाद सही कह रहे हो आप, गलत नहीं कह रहे, लेकिन मैं आगे बताऊं। ठीक है जी, अब बेटा मेरी बात सुनो। एमसीक्यूज में एग्जामिनर कैसे तंग करेगा? एमसीक्यूज में वो आपको मल्टीपल ऑप्शंस देगा। देखना जरा, बोलेगा भाई शॉर्टेज का गैप बता दो कितना हो रहा है, बोलेगा ई से लेके ए तक, ए से लेके बी तक, ई से लेके बी तक, या फिर एक उसने एक और ना आजकल नया फंडा पकड़ा हुआ है, उसको पता है कि बच्चे ने रट्टा मारा हुआ है कि गैप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड जो होता है ना वो शॉर्टेज होता है। हमने तो इसको यूं पढ़ा ना कि ये वाला गैप होता है। वो यहां पर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन और खींचेगा, एक स्ट्रेट लाइन और खींचेगा, और जब स्ट्रेट लाइन खींचेगा यहां पर लिख देगा पॉइंट डी लेट से, और चौथा पॉइंट देगा ए से लेके डी तक। अब कुछ बच्चे हैं जिन्होंने रट्टा मारा हुआ है कि यार जहां पर सप्लाई और डिमांड बराबर नहीं है वो डिसइक्विलिब्रियम है, तो शॉर्टेज यही होगी। बेटा हमेशा याद रखिएगा कि शॉर्टेज इज ऑलवेज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, शॉर्टेज इज ऑलवेज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, इट इज ऑलवेज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, तो शॉर्टेज इज ऑलवेज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। अब वो क्यूडी से क्यूएस लिख दे या पॉइंट ए से बी लिख दे, बेटा एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मसला बेटा? कोई मसला? कोई मसला बेटे? अच्छा मैं आप लोगों को सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूं, फौरन से आए नमाज पढ़ के, मैं भी पढ़ लूं। 5 मिनट है बस आप लोगों के पास। अच्छा, तो बेटा हम लोगों ने ये बात समझ ली कि शॉर्टेज आपकी कैसे आ रही है, कि आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है मार्केट में, आपकी सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास मार्केट में शॉर्टेज आ जाती है। अच्छा एक और एमसीक्यू एग्जामिनर पूछता है, मैंने आपको अभी पीछे रेवेन्यू बताया था कि आपने यहाँ पे प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये वाला पोर्शन आपके पास रेवेन्यू का आ चुका है। इस डायग्राम के हिसाब से अगर मैं रेवेन्यू वाला पोर्शन लेके चलूं, तो बेटा इनिशियल इक्विलिब्रियम जो आपका था ये वाला, इनिशियल इक्विलिब्रियम पे इस प्राइस को इस क्वांटिटी से आपने मल्टीप्लाई करवाया जो बिल्कुल फर्स्ट था शॉर्टेज से पहले, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करवाया, ये वाला पोर्शन बेटे आपके पास आ गया रेवेन्यू का। रेवेन्यू आ रहा है ओ पी ई और क्यू। अब सवाल यह है कि एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई शॉर्टेज होने के बाद का रेवेन्यू क्या है। अब जरा मुझे बताओ कि शॉर्टेज होने के बाद मेरे प्रोड्यूसर का क्या रेवेन्यू आएगा, बताएं। शॉर्टेज जब हो जाएगी तो मेरे प्रोड्यूसर का रेवेन्यू क्या आएगा? ओ पी वन बी और उसके बाद पी वन बी क्यू, पी वन बी क्यू एस और ओ, सही है। अभी हाँ कह रही हैं पी वन मल्टीप्लाई बाई क्यू एस, तो बेटा बॉक्स का एरिया क्या बनेगा आपका? बॉक्स का एरिया बताएं। अच्छा खदीजा कह रही हैं एस, ओ पी वन बी क्यू एस, हसनैन भी ये कह रहा है ओ पी वन बी क्यू एस। अच्छा ये क्यों नहीं बन सकता? ओ पी वन ए और क्यू डी, ये क्यों नहीं बन रहा बेटा रेवेन्यू? क्योंकि बेटा लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो, जिन्होंने भी ओ पी वन बी क्यू एस का है बेटा वेरी गुड, आप लोग गेम समझ गए हो। बेटा लॉजिकली सोचना, मेरा प्रोड्यूसर मैं हूं, मैं प्रोड्यूसर हूं, आप लोग मेरे पास आए, आपने कहा कि सर हमें 150 यूनिट चाहिए, हमें 150 यूनिट चाहिए, हमें 150 यूनिट दो।
मैंने कहा मैं सिर्फ कितने दूंगा बेटा, मैं सिर्फ 50 दूंगा। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग अ गुड और अ सर्विस। यही है ना। आप मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि आप मुझे 150 यूनिट दे दें, मैंने कहा ना, 50 से ऊपर एक यूनिट नहीं दूंगा। तो बेटा पैसा भी कितना मिलेगा मुझे? पैसा भी तो मुझे फिर 50 के हिसाब से मिलेगा ना। अब देखो, 5 रुपए की प्राइस है, मैंने सिर्फ कितने यूनिट बेचे? 50। तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 5, रेवेन्यू कितना आ जाएगा बेटा? 250 का। तो रेवेन्यू तो मुझे उतना ही मिलेगा ना जितना मैं बेच रहा हूं। समझे बात को? तो रेवेन्यू क्या बनेगा? ये वाली प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ये वाली क्वांटिटी। तो बेटा ये वाला हिस्सा आपके पास क्या बन जाएगा? रेवेन्यू का बन जाएगा। और आपका रेवेन्यू आफ्टर शॉर्टेज, आफ्टर शॉर्टेज क्या कहलाया जाएगा बेटा? वो कहलाया जाएगा ओ, P1, बी और QS। समझ गए? आफ्टर रेवेन्यू बेटे O, P1, B और QS। अच्छा, अब आए जरा इसको सॉल्व करते हैं। बेटे शॉर्टेज का मसला तो आ गया। शॉर्टेज का मसला कैसे आता है? शॉर्टेज का मसला आपके पास ऐसे आता है कि आपके पास डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है। अब हमने बात करनी है सोल्यूशन की। अब आए जरा इसको सॉल्व करते हैं। बेटा मसला आया क्यों था? सबसे पहली बात, मसला आया क्यों था? सर मतलब रेवेन्यू उतना मिलेगा, हाँ जी बिल्कुल उतना ही। बेटा मसला आया क्यों था? क्योंकि प्राइस कम की थी। अगर मैं प्राइसेस को बढ़ा दूं, अगर मैं प्राइसेस को बढ़ा दूं, तो बेटा मेरा पहला मसला रिजॉल्व हो गया, मेरा पहला इशू रिजॉल्व हो गया। प्राइस बढ़ेगी तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड मेरी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। और मेरी क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, क्वांटिटी डिमांड कम होगी एंड क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी। तो बेटा देखो, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड पीछे आ गई और क्वांटिटी सप्लाई आपकी आगे चली गई। मैं वापस से किधर आ जाऊंगा? ई पे। मैं वापस से अपने इक्विलिब्रियम पे आ गया। मसला हल हो गया पहला। तो पहला और सबसे आसान तरीका टू सॉल्व डिसइक्विलिब्रियम क्या है? सर शॉर्टेज अफेक्ट टीआर। मैं अली आपकी बात नहीं समझा बेटा, जरा डिटेल में समझ पूछो। पहला मसला क्या है? कि प्राइस कम हुई थी, तो पहला तरीका भी क्या है कि भाई प्राइसेस को बढ़ा दे, कहानी खत्म हो जाएगी। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा, आप वापस से इक्विलिब्रियम पे आ गए। दूसरा तरीका, बेटा जब कोविड में पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स की मास्क के पास मास्क नहीं बना रहे थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोगों ने चाइना से राब्ता किया और मास्क क्या कर लिया हमने? इंपोर्ट। मास्क क्या कर लिया हमने? इंपोर्ट। हम लोग जब मास्क इंपोर्ट करेंगे तो हम लोग लोकल अपने कंज्यूमर की डिमांड फुलफिल कर सकते हैं। ये बात तो बड़ी सिंपल है, ठीक है ना? लोकल कंज्यूमर की डिमांड फुलफिल हो गई हमारी। लेकिन एक प्रॉब्लम है बेटा, एक टर्म है उसका नाम है बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक टर्म है, इसका नाम है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये मैं आप लोगों को मैक्रो में पढ़ाऊंगा आगे जाके, फेब फेब के आसपास पढ़ाऊंगा, फेबररी में। इसका नाम है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अभी मैं बिल्कुल बेसिक सा मतलब बता रहा हूं। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट से मिलने वाला पैसा, एक्सपोर्ट से मिलने वाला पैसा माइनस इंपोर्ट में देने वाला पैसा। एक्सपोर्ट से मिलने वाला पैसा माइनस इंपोर्ट में देने वाला, खर्च करने वाला पैसा। अब बेटे प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अगर मैं बाहर से मंगवाऊंगा मास्क, तो मेरा इंपोर्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है ना? मेरा एक्सपोर्ट तो अभी भी अपनी जगह पर ही है, जो था वैसे का वैसा ही है। तो बेटा जब आपकी नेगेटिव साइड बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपका ओवरऑल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो दूसरा जो आपका अफेक्ट है ना, कि हम लोग इंपोर्ट करवा लें, इंपोर्ट तो आप करवा लेंगे, लेकिन आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड का बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाएगा। आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड बेटा खराब होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जो हम लोग फेस करते हैं कि इन केस अगर हम लोग इंपोर्ट करवा लें। समझ गए बेटा बात को? अली आपने बेटा पूछा नहीं अभी तक, आप क्या पूछ रहे थे? कोई मसले वाली बात है बेटा? कोई प्रॉब्लम है? तो इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट। इसको हम लोग कहेंगे बेटा बीओटी डेफिसिट, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट या माइनस। सही है। अली पूछ रहा है सर, लॉ ऑफ डिमांड सेज इफ प्राइस इज डिक्रीज और डिमांड गेट्स हायर विच मींस टीआर विल बी इंक्रीज। नॉट नेसेसरी, यहीं पे आप फंस फंस गए हो। इन दिस केस टीआर इज नॉट इंक्रीजिंग, सो डज शॉर्टेज हैव इनडायरेक्ट रिलेशन विद टीआर? नो।
बेटा पहली जो आपने बात की कि सर प्राइस कम होगी तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा कि हमेशा प्राइस कम होने से रेवेन्यू बढ़ेगा। दिस डिपेंड्स अपॉन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहली बात, इलास्टिक है तब प्राइस कम कर रहे हैं, ठीक है रेवेन्यू बढ़ेगा। इन इलास्टिक में प्राइस बढ़ाएंगे, समझे बेटा बात को। हम आज सर ये बैलेंस ऑफ ट्रेड वाली कहानी समझ नहीं आई, बेटा बात सुन। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? समझो एक गल्ला है, ये हम लोग पढ़ेंगे फेब में, मैं बेसिक सी कहानी बता रहा हूँ। एक गल्ला, इस तरह दुकान में गल्ला होता है ना, एक गल्ला है, उसमें आप पैसे रख रहे हैं और पैसे निकाल रहे हैं उस गल्ले से, ठीक है। बेटा मेरी बात सुनो अपना हमाद, अगर आप कोई सामान बेचोगे आपको पैसा मिलेगा कि आप पैसा दोगे? जल्दी से बताओ, टाइम कम है, जल्दी से बताओ। आप कोई सामान बेच रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा कि आप पैसे दोगे? पैसा मिलेगा। तो वो गल्ले में ऐड हो गया, सही है। आपने कोई सामान खरीदा तो आप पैसा दोगे, तो वो गल्ले से माइनस हो गया, ऐसा ही है। यहां तक बात समझ आती है? अब बेटा बात सुन, आपके गल्ले में आए 100 रुपए और आपने 150 रुपए के मांस खरीद लिए, तो बेटा गल्ले में तो नुकसान हो गया ना, गल्ला तो आपका नेगेटिव में चला गया, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड किस में चला जाएगा? -50 में। इसे हम लोग क्या कहते हैं? डेफिसिट हो जाना। जब आपके इंपोर्ट ज्यादा होते हैं, आपके एक्सपोर्ट्स कम होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड किस में जा रहा है? डेफिसिट में। नहीं, इट विल नॉट क्रिएट शॉर्टेज, ये एक प्रॉब्लम है जो आप अगर शॉर्टेज को सॉल्व करने जा रहे हैं थ्रू इंपोर्ट। देखो क्या लिखा हुआ है बेटा सोल्यूशन। पहला सोल्यूशन क्या था? प्राइस बढ़ा दो। दूसरा सोल्यूशन क्या है कि डोमेस्टिक डिमांड फुलफिल करने के लिए बाहर से सामान मंगवा लें, यानी कि क्या बोलते हैं उसको? इंपोर्ट। तो अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो आपका शॉर्टेज तो खत्म हो जाएगी, इंपोर्ट करने से बेटा ये मसला हल हो जाएगा, बट ये एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। तो ये फर्दर एनालिसिस है इस पॉइंट की कि यार ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, समझे बात को। कोई टेंशन बेटा किसी को भी, जल्दी से बता दें, जल्दी से बताएं। वेरी गुड, शाबाश। तो बेटा अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं अपने दूसरे केस पे जिसका नाम है सरप्लस। आओ जरा जल्दी जल्दी बस कहानी को निपटाने की करेंगे क्योंकि टाइम कम है और मेरी A2 की क्लास है। सरप्लस। बेटा सरप्लस का मतलब क्या होता है? सरप्लस का मतलब होता है, सर कैन वी से दैट मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ प्राइस वेयर डिमांड सप्लाई? बिल्कुल कह सकते हैं। सरप्लस का मतलब क्या है? सरप्लस एक ऐसी सिचुएशन है आपके मुल्क में जहां पर बेचने वाले ज्यादा हैं और खरीदने वाले कम हैं। बेचने वाले ज्यादा हैं, खरीदने वाले कम हैं। यानी कि ऐसी सिचुएशन जहां पर आपकी सप्लाई ज्यादा है और आपकी डिमांड क्या है? कम है। एग्जाम्पल, मास्क आफ्टर कोविड। कोविड खत्म होने के बाद जो मास्क की सिचुएशन है बेटा, जब कोविड आया था हर बंदा जो है मास्क बेचना शुरू हो गया। हर बंदा, अच्छा मुंह पे डिजाइन वाले मास्क आना शुरू हो गए, शक्लें बनी हुई हैं, टैटू बने हुए हैं मास्क पे, मास्क के ऊपर चेहरा बना हुआ है, ऐसा पता ही नहीं चल रहा कि बंदे ने मास्क पहना हुआ है। अलग अलग नस्ल के मास्क आना शुरू हो गए। यानी कि मार्केट में प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा हो गया, बट खरीदने वाले लोग काफी कम हो गए। ठीक है बेटा, सरप्लस का दूसरा नाम क्या होता है? सरप्लस का दूसरा नाम होता है बेटा एक्सेस सप्लाई। तो अगर वो इन केस एक्सेस सप्लाई लिख देता है तो परेशान मत होइएगा, बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है। सही है जी। अब सुनो जरा कहानी आगे क्या हो रही है। मास्क आफ्टर कोविड। अच्छा अब यहां पर वही वाली हमारा देखो एक्समैन आ गया पहले, ये हमारा एक्समैन आ गया। फिलहाल हमारा रेवेन्यू क्या चल रहा है बेटा? TR आ गया अपने पास, O P E और Q। मैं कहता हूं कि लेट से इस बार मेरी प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो जब बेटा प्राइस बढ़ेंगी तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से बेटा डिमांड क्या होगी? कम। लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से बेटे सप्लाई क्या होगी? ज्यादा। तो इन केस अगर प्राइसेस बढ़ जाती हैं फ्रॉम P to P1, प्राइस बढ़ गई फ्रॉम P to P1, 10 से कितनी हो गई है? 15। 10 से प्राइस हो गई है 15। 100 यूनिट बिक रहे थे यहाँ पे,
तो डिमांड भी 100 की थी, सप्लाई भी 100 की थी, ठीक है ना। डिमांड भी 100 की थी, सप्लाई भी 100 की थी। मैं अपनी सप्लाई से इधर टकरा रहा हूं पॉइंट ए पे। अब ये देखो, यानी कि मेरा प्रोड्यूसर प्राइस बढ़ने की वजह से पहले के मुकाबले में ज्यादा सामान बेचने के लिए रेडी है। लेकिन क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई हैं, मेरा कंज्यूमर कम सामान खरीदेगा। मेरा कंज्यूमर कम सामान खरीदेगा। अब देखो बेटा, मार्केट में सप्लाई है 150 की, 150 लोग 150 मास्क बेचना चाह रहा हूं। बट लोग सिर्फ कितने मास्क खरीदना चाह रहे हैं बेटा? लोग सिर्फ 50 मास्क खरीदना चाह रहे हैं। तो मार्केट में बेटा क्यूडी से लेके क्यूएस तक आपके पास क्या क्रिएट हो जाएगी? सरप्लस। मार्केट में क्यूडी से लेके क्यूएस तक क्या क्रिएट हो जाएगी? सरप्लस। अब एग्जामिनर यहां पे पूछेगा भाई मुझे रेवेन्यू बताओ, बोलेगा मुझे रेवेन्यू बता क्या चल रहा है। बेटा ये देखो जरा, ये प्राइस है 15 रुपए, ठीक है ना। मैं 150 यूनिट बेचना चाहता हूं, मैं रेडी निकाल के निकला, मैंने कहा मुझसे आलू ले लो, मुझसे प्याज ले लो, टमाटर ले लो, ये ले लो, वो ले लो। बेटा ये तो मैं शोर मचा रहा हूं ना। जब तक कंज्यूमर मुझसे खरीदेगा नहीं, क्या मेरे पास पैसा आएगा? क्या मेरे पास रेवेन्यू आएगा? तो मुझे लॉजिकली सोच के बताओ मेरा रेवेन्यू क्या होना चाहिए? ओ पी वन बी और क्यू डी। एक्सीलेंट अभी बेटा, वेरी गुड। ओ पी वन बी और क्यू डी, जबरदस्त अली, जबरदस्त बेटा। बाकी सब भी बेटा जल्दी से सोच के बताओ। जब तक कंज्यूमर खरीदना ही नहीं चाहता, मैं आलू प्याज का शोर मचाता रहूं, तो बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेवेन्यू कहां से आएगा? कि मेरा माल कितना बिका। मेरे पास रेवेन्यू क्या आ रहा है बेटा? जितना पैसा मेरे पास आया। प्राइस चल रही है P1, माल बिक रहा है QD पे। तो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये वाला हिस्सा क्या बन जाएगा? रेवेन्यू का हिस्सा बन जाएगा। ये वाला हिस्सा बेटा रेवेन्यू का हिस्सा बन जाएगा। तो योर रेवेन्यू आफ्टर सरप्लस, आफ्टर सरप्लस बेटा क्या बन रहा है वो? ओ P1 B और QD। सही है। अब सवाल ये कि सर इसको कैसे सॉल्व करना है? इसके सॉल्यूशन को भी देख लो बेटा। मसला आया क्यों था? मसला इसलिए आया था क्योंकि आपकी प्राइसेस बड़ी थी। तो पहला तरीका क्या है? प्राइस क्या कर देंगे हम लोग? कम कर देंगे। प्राइस कम करेंगे तो बेटा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड आपकी डिमांड एक्सटेंड होगी, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई आपकी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। देखो जरा, डिमांड आपकी एक्सटेंड हो रही है, सप्लाई आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। मैं वापस से यहां पर मिल जाऊंगा, इक्विलिब्रियम आ गया। दूसरा तरीका बेटा, जब माल कम था मैं इंपोर्ट करता था, और इंपोर्ट करने से बैलेंस ऑफ ट्रेड का बेड़ा गर्क होता था। अब माल ज्यादा है, माल ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा बेटा? मैं कर दूंगा एक्सपोर्ट। मैं क्या कर दूंगा? एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट करने से आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है बेटा? एक्सपोर्ट करने से आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड बेटा हो जाता है पॉजिटिव। एक्सपोर्ट करने से आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाता है बेटा? पॉजिटिव हो जाता है, जो कि आपके मुल्क के लिए अच्छी बात है। वेरी गुड बेटा जी, कोई परेशानी वाली बात? कोई परेशानी वाली बात? किसी को कोई भी टेंशन आ रही? 2 मिनट मुझे दे, मैं अटेंडेंस ले लूं पहले। कोई परेशानी बेटा? कोई सवाल किसी ने पूछना है? सारी बातें क्लियर जा रही हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। तो बेटा आज के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं। बराए मेहरबानी होमवर्क रिकॉर्डिंग्स जो नए हैं, जो पहली क्लास ले रहे हैं, दूसरी तीसरी क्लास ले रहे हैं, आई एम श्योर उनको मसला आया होगा लास्ट में। पीछे का बेटा करना बहुत जरूरी है। पीछे हमने पूरी बेस बनाई हुई है अपनी, ठीक है। जा सकते हैं बेटा, अल्लाह हाफिज।